Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Respiration in Plants, and in today's session we are going to discuss the question number 6. So the question is explain ETS. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ETS को explain करना है. So let's check the answer. तो बेटा ETS respiration का एक important step है. ये aerobic respiration का last step है which stands for electron transport system. इस step में बेटा हम respiration में released अलग अलग स्टेप्स में NADH प्लस H प्लस और FADH2 मॉलिक्यूल्स में स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करवाते हैं बाय देयर ऑक्सीडेशन. अब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन देखें तो जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं. तो हमने बोला इस स्टेप में हम NADH प्लस H प्लस और FADH2 का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो यानी कि ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे. तो जब बेटा ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में पास होंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, और इन्हें ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें NADH प्लस H प्लस और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है और उनसे रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर में पास होते हैं और अल्टीमेटली ATP का सिंथेसिस होता है. क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड रहता है. अब हम देखते हैं कि इन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज होता है और कैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर से पास होता है और कैसे अल्टीमेटली ATP का सिंथेसिस होता है. क्लियर? तो बेटा ये हमारा NCERT का डायग्राम है ETS का. तो हमें पता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में NADH प्लस H प्लस और FADH2 मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है. तो इस डायग्राम में हमें तीन जगह दिखाई गई हैं, मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस. मैट्रिक्स हमें इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि वहीं पे NADH प्लस H प्लस का सिंथेसिस हुआ है. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही हमारा ETS लोकेटेड है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है जो कि ATP सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है. क्लियर? तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, NADH प्लस H प्लस का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है और कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में. ये ऑक्सीडेशन करवाता है बेटा कॉम्प्लेक्स 1 जिसको बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज. तो कॉम्प्लेक्स 1 की हेल्प से NADH प्लस H प्लस का ऑक्सीडेशन होता है NAD प्लस में और दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं FMN को, FMN से FES को और FES से यूबिक्विनॉन को. तो ये तो हुआ NADH प्लस H प्लस का. अब FADH2 की अगर बात करें बेटा तो FADH2 का ऑक्सीडेशन करता है कॉम्प्लेक्स 2 जो कि होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. तो कॉम्प्लेक्स 2 यानी सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज FADH2 को ऑक्सीडाइज करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं FAD के पास, वहां से FES के पास, फिर वहां से यूबिक्विनॉन के पास. फिर ये यूबिक्विनॉन NADH प्लस H प्लस और FADH2 से रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है कॉम्प्लेक्स 3 को जो कि होता है साइटोक्रोम BC1. तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं साइटोक्रोम B के पास, फिर वहां से जाते हैं FES के पास, फिर वहां से जाते हैं साइटोक्रोम C1 के पास. फिर कॉम्प्लेक्स 3 से इन इलेक्ट्रॉन्स को जाना होता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास और ये काम करता है साइटोक्रोम C. साइटोक्रोम C बेटा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है. तो साइटोक्रोम C1 यानी कॉम्प्लेक्स 3 इन इलेक्ट्रॉन्स को देता है साइटोक्रोम C को और साइटोक्रोम C इन्हें कॉम्प्लेक्स 4 को देता है जो कि होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. इसमें ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाते हैं कॉपर A के पास, फिर जाते हैं साइटोक्रोम A के पास, फिर जाते हैं साइटोक्रोम A3 के पास, फिर जाते हैं कॉपर B के पास. तो कॉम्प्लेक्स 4 में दो कॉपर सेंटर्स होते हैं. फिर ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा अल्टीमेटली मैट्रिक्स में चले जाते हैं. मैट्रिक्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है और इनके और दो प्रोटॉन्स, दो H प्लस की हेल्प से मेटाबॉलिक वाटर का सिंथेसिस करता है.
मेटाबॉलिक वाटर बेटा वो वाटर होता है जो हमारा सेल खुद सिंथेसाइज करता है, ना कि जो हम पीते हैं। तो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ईटीएस में कौन हुआ? ऑक्सीजन। क्लियर? अब बेटा जब ये पूरी इलेक्ट्रॉन चेन चल रही थी, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, तब साथ साथ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यानी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था, यानी मैट्रिक्स से प्रोटॉन उठ के इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे थे। तो ये प्रोटॉन अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स 5 जो कि F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं और F1 पार्टिकल में एटीपी सिंथेज होता है, तो ये प्रोटॉन अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स 5 के पास जाते हैं, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेज एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के एटीपी का सिंथेसिस करती है, और ये प्रोटॉन अल्टीमेटली मैट्रिक्स में आ जाते हैं और इन्हें भी ऑक्सीजन रिसीव कर लेता है। क्लियर? तो ये होता है बेटा पूरा ईटीएस। तो ये है हमारा ईटीएस का एनसीईआरटी का डायग्राम। अब एक बार इसको खुद ड्रॉ करके देख लेते हैं ताकि हमें याद रहे और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? तो हम भी 3 स्पेस ड्रॉ कर लेते हैं, मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारी 3 स्पेसेस, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 1 NADH प्लस H+ का ऑक्सीडेशन करेगा और बन जाएगा NAD+। तो वो दिखा देते हैं। तो यहां पर बेटा हम लिखेंगे NADH प्लस H+। इसका होगा ऑक्सीडेशन, जिससे बन जाएगा NAD+, और रिलीज होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये जो पूरा ऑक्सीडेशन करवाया, ये करवाया है बेटा कॉम्प्लेक्स 1 ने, विच इज NADH डिहाइड्रोजनेज। तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं लिख रही हूँ, आप इसको एनसीईआरटी के डायग्राम से देख सकते हैं। हम बस यहाँ पर बेटा मेंशन कर देंगे इट इज द कॉम्प्लेक्स 1। क्लियर? अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये जाएंगे FMN के पास, FMN से जाएंगे FES के पास, FES से जाएंगे बेटा ये यूबिक्विनॉन के पास। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यूबिक्विनॉन से जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 के पास, जो कि है साइटोक्रोम BC1। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि पास होते हुए आ रहे हैं वो जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 में वो सबसे पहले जाएंगे साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम B से वो जाएंगे बेटा FES के पास, FES से जाएंगे साइटोक्रोम C1 के पास। क्लियर? ये होता है बेटा हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 में यूबिक्विनॉन FADH2 से रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी पास करता है, तो वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पे साइड में हम दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 ऑक्सीडाइज करेगा FADH2 को और वहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो जाएंगे FAD के पास, FAD से जाएंगे बेटा FES के पास और FES से ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यूबिक्विनॉन के पास। और यूबिक्विनॉन आपको पता है कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B को देगा, साइटोक्रोम B FES को देगा, FES साइटोक्रोम C1 को देगा। क्लियर? तो अल्टीमेटली दोनों का ऑक्सीडेशन होके उनके इलेक्ट्रॉन्स आ गए कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम C1 के पास। अब साइटोक्रोम C1 बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स को देगा एक प्रोटीन को जो कि इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे लोकेटेड रहता है, दैट इज साइटोक्रोम C। क्लियर? और ये साइटोक्रोम C क्या करेगा? साइटोक्रोम C इन इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देगा इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 में सबसे पहले जाएगा कॉपर सेंटर के पास, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे CuA, CuA से जाएगा साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A से जाएगा साइटोक्रोम A3 के पास और फिर वहां से जाएगा कॉपर सेंटर सेकेंड के पास, दैट इज कॉपर B के पास। क्लियर बेटा? अब ये हुआ बेटा पूरा इनर मेम्ब्रेन में, इसको आप कोशिश करेंगे पूरा इनर मेम्ब्रेन में दिखाने की। ठीक है? इस डायग्राम को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली चले जाएंगे वापस मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में इन्हें एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन और बना देगा मेटाबॉलिक वाटर। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ O2 प्लस 2H प्लस विल फॉर्म H2O, दैट इज मेटाबॉलिक वाटर। क्लियर? अब इसके साथ साथ हमने बोला था कि मैट्रिक्स से प्रोटॉन भी ट्रांसफर हो रहे थे, जिसकी वजह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था, तो वो दिखा देते हैं बेटा। तो बेटा ये हो गए हमारे इंटरमेम्ब्रेन में प्रोटॉन्स। अब ये प्रोटॉन्स जाएंगे कॉम्प्लेक्स 5 के पास जो कि है हमारा F0 F1, तो वो शो कर देते हैं हम पहले। तो हम पहले बना देते हैं हमारा F0 एंड F1। F1 में ही हमारा ATP सिंथेज होता है। तो जो प्रोटॉन होंगे बेटा इस कॉम्प्लेक्स 5 से
मैट्रिक्स में चले जाएंगे और साथ ही साथ ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बना देगा ATP। तो अल्टीमेटली ATP सिंथेसिस हो गया, ये होता है बेटा हमारा ETS। क्लियर? तो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो आंसर 6, ETS stands for electron transport system. The following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH2. This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system and the electrons are passed on to O2 resulting in the formation of water. The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called the electron transport system, that is ETS, and it is present in the inner mitochondrial membrane. Electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase complex 1 and electrons are then transferred to ubiquinol located within the inner membrane. तो इस वाले पॉइंट में वही लिखा है कि NADH को NADH dehydrogenase that is complex 1 ऑक्सीडाइज करेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा वो चले जाएंगे यूबिक्विनॉन के पास। यूबिक्विनॉन also receives reducing equivalents via FADH2 that is complex 2 that is generated during oxidation of succinate in the citric acid cycle. Similarly, ubiquinol FADH2 से भी electrons को receive करेगा. The reduced ubiquinol that is ubiquinol is then oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C via cytochrome BC1 complex that is complex 3. Then cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane and acts as a mobile carrier for transfer of electrons between complex 3 and 4. Complex 4 refers to cytochrome C oxidase complex containing cytochrome A and A3 and 2 copper centers. तो इन दो पॉइंट्स में बेटा आपको cytochrome C और complex 4 के बारे में बताया है। cytochrome C एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन के बाहर वाले सरफेस पे अटैच्ड होता है और complex 4 cytochrome C oxidase complex है जिसमें cytochrome A होता है, cytochrome A3 होता है और 2 copper centers होते हैं। When the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase that is complex 5 for the production of ATP from ADP and inorganic phosphate. तो ultimate task हमारा क्या है ETS का? ATP synthesis करना. The number of ATP molecules synthesized depends on the nature of the electron donor. Oxidation of one molecule of NADH gives rise to 3 molecules of ATP while that of one molecule of FADH2 produces 2 molecules of ATP. यानी एक NADH का मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स बनाता है ATP के और एक FADH2 का मॉलिक्यूल बेटा 2 मॉलिक्यूल बनाता है ATP के. Oxygen acts as the final hydrogen acceptor. Unlike photophosphorylation where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation, in respiration it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. It is for this reason that the process is called oxidative phosphorylation. Phosphorylation हमें पता है कि phosphate ग्रुप के एडिशन को बोलते हैं. यहाँ पे हम phosphorylation यूज करते हैं ATP के सिंथेसिस के लिए. फोटोसिंथेसिस में जो हमने पढ़ा था तो हमने वहां पे देखा था ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए होता है ATP सिंथेसिस के लिए उसके लिए एनर्जी लाइट एनर्जी से आती है. देखा था ना हमने कि जब लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, उसी की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है. तो इसीलिए वहां पे उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं. पर यहाँ पर बेटा आपने देखा उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करने के लिए जो एनर्जी आ रही है वो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से आ रही है, इसीलिए इसको बोल देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्लियर? देन ये डायग्राम ये चेन आप जरूर बना कर आएंगे. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.